हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो छूट गया था, यानी पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और प्रकाश के अपवर्तन में दो प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए थे उसको हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन जो कि ऊंचाई या गहराई से पूछ लिया जाता है, उसको हमने पिछली वीडियो में नहीं देखा था। ठीक है, तो उसी प्रश्न को दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम दोस्त प्रकाश की अगली घटना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए जो तीसरा प्रकार का प्रश्न है वह कैसे आपसे पूछा जाता है। जैसे वह पूछ लेगा, प्रश्न में पूछा जाएगा यदि कोई तालाब है, देखिए लिखा गया है यदि किसी तालाब में एक मछली 10 मीटर गहराई में तैर रही। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए क्या है, एक तालाब है, एक क्या दोस्तों तालाब है। ठीक है, एक तालाब है और उस तालाब में क्या, अब देखिए दोस्तों तालाब में क्या भरा होता है, जल भरा होता है। आप तो इतना जानते होंगे कि तालाब में दोस्तों और कुछ भरा होता है। तालाब में कांच तो भरा नहीं होता है, या तालाब में हीरा तो डायमंड तो भरा नहीं होता है। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी तालाब में एक मछली दोस्तों, एक मछली है जो वह 10 मीटर गहराई में तैर रही है। कितने मीटर गहराई में? 10 मीटर गहराई में तैर रही है। तो यदि उसी मछली को हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो वह हमें कितना ऊपर प्रतीत होगी। हमने आपको बताया था जब प्रकाश की अपवर्तन की घटना बता रहे थे दोस्तों हम, तो आपके यह बताए थे कि बेवकूफ़ बनाना या धोखा देना या क्या होना, अपनी वास्तविक स्थिति में दिखाई ना देना, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग हो तब वहाँ पर हम क्या आंसर टिक करते हैं, तो वहाँ पर आंसर टिक करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हल करने के लिए, यानी इसको हल करने के लिए देखिए म्यू बराबर होता है वास्तविक, म्यू बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, बटे आभासी गहराई। ठीक है दोस्तों, आभासी गहराई। अब देखिए दोस्तों म्यू क्या है दोस्तों, माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, अब माध्यम का अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए हमने आपको पढ़ाया था जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है, 2.4 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है या 1.4 होता है लगभग। और यह पढ़ा था कि जो हवा का अपवर्तनांक होता है वह 1.0008 होता है, जबकि निर्वात का कोई भी अपवर्तनांक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उन अपवर्तनांक को आपको पता होना चाहिए कि किस माध्यम में कितना अपवर्तनांक होता है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए एक तालाब है, प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। यह एक तालाब है और उस तालाब में आप जानते हैं तालाब में जनरली पानी ही होता है, और तालाब में और कुछ ये शीशा या कांच या जो डायमंड वगैरह हीरे हैं जो, उसको तो भरा नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि मछली को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यानी वह माध्यम जिसमें मछली तैर रही है वह माध्यम क्या है, जल है। ठीक है, और जल का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है, 1.3 होता है। ठीक, अब देखिए यानी ये म्यू का मान कितना, म्यू का मान कितना दिया गया है, 1.3। अब देखिए उस मछली की वास्तविक गहराई कितनी है, 10 मीटर है, अर्थात वह मछली सही कितने मीटर पे तैर रही थी, 10 मीटर। लेकिन जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो वह मछली हमें कुछ क्या हुई, ऊपर दिखाई देती प्रतीत होगी। ठीक है, वह मछली क्या प्रतीत होगी, ऊपर थोड़ी हमको दिखाई देती प्रतीत होगी। जैसे अब देखिए कितनी प्रतीत होगी ऊपर दिखाई देने में, इसको हम इसी फार्मूले पे रखते हैं। तो देखिए म्यू का मान दोस्तों कितना दिया गया है, 1.3 दिया गया है। म्यू का मान कितना दिया गया, 1.3। अब इसकी वास्तविक गहराई कितना दिया गया है, इसका वास्तविक गहराई कितना दिया गया दोस्तों, 10 मीटर। इसका वास्तविक गहराई कितना दिया गया है, 10 मीटर। ठीक, और इसकी आभासी गहराई कितनी दी गई है, इसकी आभासी गहराई दोस्तों कितनी दी गई है, देखिए यही हमें ज्ञात करना था। यानी उसको जब हम ऊपर से देखेंगे तब वह हमें कितने ऊपर दिखाई देगी, उसी गहराई को हम क्या कहते हैं, उसकी आभासी गहराई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप आभासी गहराई को, इसको देखिए आप पक्षांतर कर देंगे। देखिए कैसे किया जाता है इसको, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो इसका बटा क्या होता है, 1 होता है। इसका अगर कुछ नहीं होता है तो इसका बटा क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आभासी गहराई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 रहेगा ही। अब देखिए
इसका गुणा इससे हो जाएगा, तिर्यक गुणा करना आप जानते होंगे, 10 का गुणा 1 से हुआ तो 10 का गुणा 1 से होता तो 10 ही होता है। जबकि आभासी गहराई का गुणा इससे होगा, यानी आभासी गहराई यहाँ चला आएगा और 1/3 इसके नीचे चला आएगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, यानी 10 बटे, अब देखिए यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक अंक पे दशमलव है, और उस दशमलव को खत्म करने के लिए हम ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। देखिए इस एक अंक के दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, यानी अब ऊपर 100 हो गया और नीचे कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया, ठीक है। अब 100 में हम 13 से क्या करते हैं, भाग लगा लेते हैं। अब देखिए भाग कैसे लगाएंगे, देखिए 100 में 13 से भाग कैसे लगाते हैं, 13। अब देखिए अब 13 का पहाड़ा 10 में तो जाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 10 जो है वह छोटी संख्या हो जाएगी 13 से, तो 13 का पहाड़ा इतनी बार हम पढ़ते हैं कि वह 100 से अधिक ना हो। अब देखिए 13 1 के 13, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, लेकिन 7 बार जब पढ़ते हैं तो 91 आता है, लेकिन 8 बार पढ़ते हैं तो दोस्तों कितना आ जा रहा है, 104। तो 13 7 यहाँ पढ़ेंगे 7 बार, यानी हमने आपको कहा कि 13 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि वह 100 से ज़्यादा ना हो, 100 से कम भले ही हो या 100 के बराबर हो जाए। तो 13 सती कितना होता है दोस्तों, 91। 13 सती कितना होता है, 91। अब 100 में से जब हम 91 को घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा शेष पर 9 आएगा, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब दशमलव लगा देते तो यहाँ पर 0 उतर आएगा, ठीक। अब देखिए 13 का पहाड़ा फिर इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 से ज़्यादा ना हो। अब देखिए 13 25 65। अब देखिए 13 का पहाड़ा जब 7 बार हम पढ़े थे तो 91 हो गया था, यानी हमें 7 बार ना पढ़ करके हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो 13 6 कितना होता है दोस्तों, 78। कितना होता है, 78, ठीक। अब देखिए इसको घटाएंगे तो शेषफल जो भी रहा, हम ज्यादातर दशमलव के 1 अंक या 2 अंकों तक क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अब देखिए आपका उत्तर क्या आया है, यानी यहाँ पर आया 7.6, यानी इसको हम लिख सकते हैं लगभग 7.5, क्या लिख सकते हैं, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब देखिए दोस्तों, तैर वह कहाँ रही थी, मछली 10 मीटर गहराई में तैर रही थी, 10 मीटर गहराई में तैर रही थी। लेकिन जब हम उसे ऊपर देखते हैं, जब हम उसको ऊपर से देखते हैं, यानी यहाँ से जब हम उसको देखते हैं, हम जब उसको यहाँ से देखते हैं तो ऊपर से वह, कहाँ से, ऊपर से वह हमें कितनी मीटर गहराई पर तैरती प्रतीत होगी, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों यदि हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक पता हो, उसकी वास्तविक गहराई हो पता हो, तो उसकी हम वास्तविक गहराई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि उसकी आभासी गहराई, तो आपको पता हो गया उसकी वास्तविक गहराई 10 मीटर दिया गया था। अगर इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि उसके वास्तविक गहराई और उसके आभासी गहराई में कितना अंतर है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, 10 में से जब 7.5 घटाएंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर। अर्थात हम कह सकते हैं उसकी वास्तविक गहराई और उसकी वास्तविक आभासी गहराई में 2.5 मीटर का क्या है, अंतर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन से जितनी भी घटनाएं थी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था, वहाँ से न्यूमेरिकल भी मैंने आपको पढ़ा दिया। एक न्यूमेरिकल बचा था जो अपवर्तनांक दिया होता है और उसकी वास्तविक गहराई देकर आभासी गहराई पूछ लिया जाता है, या कभी कभी माध्यम का अपवर्तनांक दे करके। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादातर कोशिश आप यही करिएगा कि उसको एकदम माइंड में सेव करके रखिएगा, क्योंकि अपवर्तनांक दिया नहीं जाता है दोस्तों, और याद भी करना बहुत सरल है। कांच का अपवर्तनांक 2.4 होता है, जो हीरे का अपवर्तनांक, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.0008 होता है, और निर्वात का कोई भी अपवर्तनांक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्रकाश का जो अपवर्तन था उस टॉपिक को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आज हम प्रकाश के अगले टॉपिक, अगली घटना जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कोशिश करिएगा इसे आप रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आप भूलता बहुत जल्दी है, ठीक है। अब प्रकाश की अगली घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक। इसे दोस्तों कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए
पहले इसकी परिभाषा मेरे मुंह से सुनिए, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो धूल कण से टकराने के पश्चात वह विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो धूल, वायु में मौजूद धूल कण, आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं, विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, उसमें धूल कण उपस्थित होते हैं क्षोभ मंडल में। तो जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती तो वायु में उपस्थित धूल कण से टकराने के पश्चात वह कई दिशाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती, कई दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को यानी लड़कर, धूल कणों से लड़कर, देखिए मान लीजिए धूल कण है, उनसे लड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए मैं इसको पॉइंट वाइज दे रहा हूं। धूल कण से टकराकर प्रकाश के बिखरने की घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी धूल कण से टकरा रही है और वह विभिन्न मार्गों में क्या हो रही है, बिखर जा रही है, तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए अब देखिए विभिन्न जो रंग होते हैं, ठीक है, विभिन्न जो रंग होते हैं, आप जानते हैं जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है, यह प्रिज्म है दोस्तों, या क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म को 3 डायमेंशन में दिखाया नहीं जा सकता। देखिए जब किसी सूर्य के प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह क्या हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में दोस्तों, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और उसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए उसे हम कैसे लिखते हैं, वे 7 रंग कौन है, VIBGYOR। ठीक है दोस्तों, आप कैसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह क्या करती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बिना सुनिए, कोई भी प्रकाश की किरण है, यदि वह किसी प्रिज्म से या धूल कणों से टकराती है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम विबग्योर से याद करते हैं दोस्तों। किससे याद करते हैं, विबग्योर। अगर पूछ लिया जाएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म से टकराती है तो वह कितने रंगों में विभक्त होती है, तो आप क्या बताएंगे, 7 रंगों में। कितने रंगों में, 7 रंगों में। उन रंगों के क्या नाम है उसको बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, V फॉर वायलेट। वायलेट मीन्स दोस्तों बैगनी, बैगनी। ठीक है। I फॉर इंडिगो। इंडिगो मीन्स दोस्तों क्या होता है, नारंगी। ठीक है, देखिए इंडिगो मीन्स होता है जामुनी, ठीक है। जिसे अब B फॉर क्या होता है, ब्लू मीन्स क्या होता है दोस्तों, नीला। G फॉर ग्रीन मीन्स हरा। Y फॉर येलो मीन्स पीला। O फॉर ऑरेंज मीन्स क्या होता है दोस्तों, नारंगी। और R फॉर क्या होता है, रेड। और रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाल। ठीक, देखिए आप क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम किससे याद करते हैं, एक जो है शब्द है जिसका क्या नाम है, विबग्योर। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर प्रकीर्णन की जो घटना बता रहा हूँ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी क्या करती है, धूल कणों से टकराती है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के कितने रंग हो गए, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया 7 रंग। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन विभिन्न प्रकार से होता है। विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं उनका जो प्रकीर्णन होता है वह विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे देखिए विबग्योर आपको याद होना चाहिए, V फॉर बैगनी, I फॉर इंडिगो मीन्स जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आप इसे याद कर सकते हैं ऊपर से नीचे के क्रम में। देखिए इसे आप नीचे से ऊपर की क्रम में याद रखेंगे, क्या, विबग्योर। ठीक है दोस्तों, विबग्योर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए अब देखिए बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य, यहाँ से देखिएगा बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, यह प्रश्न कई पेपर में पूछा गया है, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य जो होती है
वह सबसे क्या होती है, वह सबसे कम होती है, वह सबसे कम होती है। ठीक। और जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, जो लाल रंग होता है, जो क्या होता है, लाल रंग होता है, उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। ठीक दोस्तों, फिर से देखिए, अब तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य का मतलब समझिए। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है, दूरी तय करना। तरंग दैर्ध्य से तात्पर्य क्या है, दूरी तय करना। अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, वह रंग ज्यादा दूरी तक क्या करेगा, गमन कर सकता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, वह रंग क्या होगा, ज्यादा दूरी तक क्या कर सकता है, ज्यादा दूर से हमें प्रतीत होगा। यानी देखिए, अगर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो लाल रंग हमें बहुत दूर से ही दिखाई देगा। लेकिन अगर किसी भी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, तो वह हमें दूर से प्रतीत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो इसको आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो बैगनी रंग होती है यानी नीचे है। अब देखिए, यह क्योंकि नीचे है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बैगनी है वह सबसे नीचे है, और नीचे होने के कारण ही इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जो लाल है यह देखिए सबसे ऊपर है दोस्तों, और ऊपर होने के लिए तो सबसे ऊपर, यानी इसका तीर कहाँ लगेगा, ऊपर। इस तीर का मतलब क्या है दोस्तों, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस तीर के नीचे इसलिए लगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। देखिए, आप याद रखिए दोस्तों, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक। यानी तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन में उल्टा संबंध होता है। आप लिख लेंगे, तरंग दैर्ध्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक है। यानी जिस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वह कम प्रकीर्णित होगा, कम बिखरेगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन दोस्तों क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, आप सिर्फ तरंग दैर्ध्य याद करिए दोस्तों। बैगनी नीचे है, इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य सबसे नीचे होता है, सबसे कम होता है। जबकि लाल रंग सबसे ऊपर है दोस्तों, तो लाल रंग ऊपर होने के कारण यानी इसकी तीर ऊपर लगेगी, यानी इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है, यानी वह उतना ही फैलेगा। ठीक। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है वह कम प्रकीर्णित होगा, अर्थात वह कम बिखरेगा। ठीक है दोस्तों। तो यह दोनों प्रश्न पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आप क्या बताएंगे, लाल रंग का। इस तरीके से भी पूछा गया कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो आप क्या बताएंगे, बैगनी रंग का। ठीक है। अब देखिए, प्रकीर्णन भी पूछा गया है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो आप क्या बताएंगे, बैगनी का। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आप क्या बताएंगे, किसका होता है, लाल रंग का। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इतनी बात समझ में आपको आई, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो उसमें उपस्थित धूल कण से टकराने के पश्चात वह विभिन्न माध्यमों में क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। प्रकाश की यही घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक। फिर मैंने आपको बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से या धूल कण से टकराती है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम विभ की ओर से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब सबसे नीचे बैगनी है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और यह संबंध याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य हमेशा प्रकीर्णन का क्या होता है, उल्टा होता है, या प्रकीर्णन हमेशा तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, वो अपोजिट होता है या उल्टा होता है। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई हुई। ठीक है। अब देखिए, पेपर में ए पॉइंट, किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ए पॉइंट कई बार पेपर में पूछा गया है। यहाँ तक कि इस रंगों का
जो है क्रम भी पूछा गया है। इन रंगों का क्या है दोस्तों, क्रम भी पूछा गया है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। देखिए कभी कभी बैगनी और लाल ना दे करके जैसे हरे और पीले में पूछ लिया कि किस हरे और पीले रंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आप क्या बताएंगे किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक हो, सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे, देखिए हरे और पीले में इसको दोनों को दिया गया है, यानी अगर आपसे पेपर में बना लिया गया और पूछ लिया गया कि निम्न दोनों में से पीले और हरे में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो आप बताएंगे पीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि हरे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए इस पर घटनाएं, प्रकीर्णन की घटनाएं, प्रकीर्णन की घटनाएं पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले है जैसे जैसे क्या होता है, देखिए टूटी, देखिए टूटी कांच के छोटे छोटे टुकड़े का चमकना, टुकड़े का चमकना। यहाँ दोस्तों चमकना शब्द याद रखिएगा, हम जब कल आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएंगे तो वहां पर आपको ट्रिक देंगे चमकना। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, मान लीजिए कोई कांच था दोस्तों बड़ा था, अब वह टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या टूट गया है, तो जब प्रकाश की किरणें क्या पड़ेंगी, इस पर पड़ेंगी तो वह क्या होंगी, चमकीली दिखाई देंगी, क्योंकि इससे पड़ने के पश्चात प्रकाश कई दिशाओं में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, प्रकाश कई दिशाओं में बिखर जाएगा, इसलिए यह हमें क्या प्रतीत होती है, चमकीली प्रतीत होती है। जबकि कल हम प्रकाश का जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताएंगे तब आपको वहां पर चमक ट्रिक याद कराएंगे कि कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है, तो आप बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा कांच के छोटे छोटे टुकड़े का चमकना किस घटना का उदाहरण है, तो बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, क्यों होता प्रकाश का प्रकीर्णन, हमने आपको बताया कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यह तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, उनसे टकराने के पश्चात कई दिशाओं में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और बिखरना, इसका आप ट्रिक याद करिए दोस्तों, बिखरना क्या याद करिएगा, ट्रिक, ट्रिक इसका क्या है, बिखरना, ट्रिक। ठीक दोस्तों, ट्रिक क्या है, बिखरना। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा उगते एवं डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देना, लाल रंग दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ट्रिक हम आपको और बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से टकराएं, आप किसी से क्या किए, टकराएं, और आप क्या किए, बिखर गए, आप क्या किए, बिखरेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी चीज से, आप क्या किए, टकरा गए, तो टकराने के पश्चात आप क्या होंगे, बिखरेंगे, बिखरेंगे क्यों, क्योंकि आपको क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी, क्योंकि आपको क्या लग जाएगी, चोट। और चोट लगने के बाद आपको क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा, क्या निकलेगा, रक्त। और रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो रंग से यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखेंगे, रंग। ठीक है, यानी यदि किसी भी घटना में, यदि प्रकाश के किसी भी घटना में रंग शब्द आ जाता है, ठीक है, रंग का मतलब रंग आ जाता है, लाल पीला हरा नीला कोई भी शब्द आ जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि वह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। देखिए उगते सूरज एवं डूबते सूरज का क्या दिखाई देना, लाल रंग दिखाई देना, प्रकाश के किस घटना का उदाहरण, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्यों, देखिए दोस्तों ये हमारा वायुमंडल है और यहाँ पर क्या हमारा सूर्य है, यहाँ पर क्या हमारा सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। अब देखिए यहाँ पर धूल कण है, यहाँ पर क्या है, धूल कण। देखिए इसको और थोड़ा नीचे बता रहे हैं, ये देखिए ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य है, ये डूबते समय और ये उगते समय। अब देखिए जब सूर्य उगता है, जब सूर्य उगता है, ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर धूल कण मौजूद है, यहाँ पर, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ पर धूल कण मौजूद है। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी वह क्या करेगी, इन किरणों से टकराएंगी, इन कणों से क्या होंगी, टकराएंगी, और टकराने के पश्चात क्या होंगी, वह विभिन्न रंगों में क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, विभिन्न रंगों में क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी, और वे विभिन्न रंग क्या हैं, विभगे हो रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्योंकि क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है,
किसका तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए वह ज्यादा दूरी तय करती हैं और हमारे आंखों के सामने क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। अन्य रंगों की तुलना में वह हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं, और क्योंकि इनका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है इसलिए जल्दी से हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं। और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है दोस्तों उसका परिकिरण कम होता है, इसलिए अन्य जो कलर हैं उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल की अपेक्षा कम होता है, और वह परिकिरणित लाल की अपेक्षा ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए और जो रंग होती हैं वह इधर उधर फैल जाती हैं, जबकि लाल रंग का सीधे प्रभाव हमारी आंखों पे होता है और हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, लाल दिखाई देने लगता है। ठीक यही घटना दोस्तों सायकाल में होती है। देखिए ये सुबह था और ये शाम था, ये दोपहर का समय है। अब देखिए ये साय समय का है, यहाँ पर सूर्य के यहाँ पर धूल के कण है दोस्तों, वही प्रक्रिया होगी, यहाँ से सूर्य के प्रकाश निकलेंगे, धूल कण से टकराएंगे, 7 रंग में विभक्त हो जाएंगे। क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए वह हमारी आंखों तक अन्य रंगों की तुलना में शीघ्र पहुंच जाती है, और इसका प्रकीर्णन कम है। प्रकीर्णन का मतलब देखिए कोई दोस्त कलर जितना ज़्यादा फैल जाएगा वह उतना कम दूरी तय कर पाएगा, तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हमारी आंखों तक शीघ्र ही पहुंच जाती है। इसलिए यह हमें डूबते सूरज, जब सूरज डूबता है तब भी हमें लाल दिखाई देता है। अब देखिए कहेंगे दोपहर के समय क्यों नहीं दिखाई देता, देखिए दोपहर के समय क्यों नहीं दिखाई देता। देखिए दोपहर के समय दोस्तों जो सूर्य देवता होते हैं या सूर्य भगवान जो होते हैं वह हमारे ऊपर होते हैं, और यहाँ से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह किससे टकराती हैं, किससे टकराती हैं, सूर्य के जो धूल कणों से टकराती हैं, और कई रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती हैं, कई रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी थी वह ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, कम है। दोपहर के समय हमारे और सूर्य देवता के बीच में दूरी क्या होती है, अत्यंत ही कम होती है, इसीलिए गर्मी ज्यादा लगती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सारे जो प्रकाश के किरण हैं वह एक साथ हमारे नजरों पर पड़ेंगे, ठीक। और जब देखिए सारे रंग एक साथ किसी हमारे आंखों पे पड़ते हैं तो उसका रंग क्या प्रतीत होता है, सफेद हो जाता है। क्या प्रतीत होता है, सफेद। देखिए जब सारे रंग एक साथ हमारी आंखों पर पड़ते हैं तो हमें कैसा कलर महसूस होता है, सफेद कलर महसूस होता है, इसीलिए दोपहर के समय सूर्य हमें लाल नहीं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ उगते सूरज एवं डूबते सूरज का रंग लाल क्यों दिखाई देता है यह घटना आपको समझ में आई होगी। यह घटना किसका है, प्रकीर्णन का। क्यों, क्योंकि आ गया क्या इसमें, रंग। याद करिए दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था सूर्य उगने के पहले और सूर्य डूबने के पश्चात दिखाई देना, किस घटना को बता रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। देखिए दोस्तों आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, वह भी किसका घटना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए देखिए ये आकाश है, ये क्या है दोस्तों, आकाश है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सूर्य, अब यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम आकाश को देख रहे हैं। अब देखिए सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, आती हैं। अब यहाँ पर धूल कणों से क्या होती हैं, टकराती हैं, धूल कणों से क्या होती हैं, टकराती हैं, ठीक है। अब देखिए धूल कणों से टकराने के पश्चात या कई रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, या कई रंगों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। अब देखिए क्योंकि बैगनी जो रंग है, क्योंकि जो बैगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन उसका जो देखिए बैगनी के बाद क्या है, जामुनी, तो बैगनी से थोड़ा तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अधिक होगा, किसका, जामुनी का। तो देखिए बैगनी की अपेक्षा जो जामुनी है, जामुनी की तरंग दैर्ध्य बैगनी की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो जो जामुनी रंग है वह क्या होती है, हमारे नजरों पर आती भी है, और क्योंकि जामुनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है, इसलिए यह क्या होती हैं, पूरे वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। इसी कारण देखिए क्योंकि बैगनी और जामुनी थोड़ा मिलते जुलते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं दोस्तों, इसलिए हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। फिर से समझिए, देखिए जामुनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बैगनी की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, इसलिए हमारी आंखों पर इसके तुलना में जल्दी पहुंच जाते हैं, तथा
लाल रंग की अपेक्षा इसका परिकिरण भी अधिक होता है, इसलिए यह क्या होते हैं, शीघ्र ही पूरे वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसीलिए जब हम नीचे से देखते हैं तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। इसी तरीके से देखिए समुद्र के जल का दोस्तों, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का भी नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना प्रकाश के किस घटना का उदाहरण है दोस्तों, प्रकीर्णन के। ठीक है, यानी दोस्तों आप सिर्फ यहाँ देखिएगा रंग शब्द, क्या देखेंगे, रंग शब्द देखेंगे तो आप क्या बताएंगे, किस घटना का उदाहरण, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और भी घटना है, जैसे जैसे चौथा है, देखिए खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बना होता है, लाल रंग का होना क्यों दोस्तों, ऐसा आप क्यों देखते हैं। देखिए जैसे ये सिग्नल है दोस्तों, देखिए ये सिग्नल है, यहाँ पर कैसी बत्ती लगी है, लाल। ठीक है, अब यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर लगी बत्ती है जिसका कलर क्या है, लाल है। आप कह रहे हैं लाल क्यों बनी होती है, अब देखिए क्योंकि यहाँ से ट्रेन क्या हो रही है, आ रही है, यहाँ से ट्रेन क्या हो रही है, आ रही है। अब देखिए क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, इसलिए यह ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। यानी लाल रंग जो ट्रेन पायलट होते हैं उनको दूर से ही दिखाई देती है, और क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, अर्थात ये फैलती नहीं है, ये ज़्यादा फैलती नहीं है। देखिए कोई भी प्रकाश है अगर वह ज़्यादा फैल जाएगी तो यहीं तक रह जाएगी, लेकिन अगर कोई प्रकाश फैलेगी नहीं, लेजर आप देखें दोस्तों, लेजर की जो किरणें होती हैं वह फैलती नहीं है बल्कि बहुत दूर तक जाती हैं, फैलती नहीं है इसलिए वह दूर तक जा सकती हैं। ठीक, तो देखिए लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है कम होता है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण यह हमें दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का जो निशान होता है उसे हमेशा किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, लाल रंग से। तो आपसे पूछा जाएगा कि खतरे का जो रंग होता है वह लाल रंग का क्यों होता है, तो आप बताएंगे क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही अधिक होती है, इसलिए वह हमें दूर से ही दिखाई देती है। अतः इसी कारण खतरे का सिग्नल जो होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर भी रंग आ गया, कौन सा, लाल। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए जैसे अगर पूछ लेगा अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देना, आकाश का रंग काला दिखाई देना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन दोस्तों, दिखाई देना। अब देखिए यहाँ पर भी रंग आ गया है, और कौन सा रंग आ गया है, काला। लेकिन दोस्तों देखिए जो अंतरिक्ष होता है, अब अंतरिक्ष तो जानते हैं किसे कहते हैं, धरती और आकाश के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। देखिए अंतरिक्ष से ऊपर, मान लीजिए धरती दोस्तों, ये आकाश है, ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के ऊपर वायुमंडल नहीं पाया जाता, अंतरिक्ष के ऊपर वायुमंडल नहीं पाया जाता, इसी कारण यहाँ पर कोई भी प्रकीर्णन वगैरह नहीं होता, इसलिए हमें आकाश का रंग, यानी अंतरिक्ष से जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा कि अंतरिक्ष का रंग, देखिए अंतरिक्ष से जब अंतरिक्ष यात्री, जब कोई यात्री होते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनका रंग काला दिखाई देता है, क्यों, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश में कोई भी रंग, मतलब कोई भी क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए हमें अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखा, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अलावा कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग क्या होता है, ज़्यादा चलने लगता है, इसलिए वह बीच से क्वेश्चन उठा लेता है। देखिए ज़्यादातर आपसे नीला से, यहाँ बैगनी से पूछेगा, लाल से पूछेगा, ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका जो होता है रंग, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए सरसों का पेड़ है दोस्तों, ठीक है, सरसों के खेत में आप गए ही होंगे, सरसों के क्या हो, खेत में गए ही होंगे, ठीक है, तो आप सरसों के खेत में देखे होंगे दोस्तों, क्या होता है, देखिए सरसों की पत्ती, टहनियाँ और इसके डाल, सरसों की पत्ती, टहनियाँ और इसके डाल क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं कि नहीं दोस्तों, लेकिन हमको इसका पीला रंग ज़्यादा आकर्षित करता है, पीला रंग ज़्यादा आकर्षित करता है। कौन सा रंग, पीला रंग। ध्यान दीजिए
जब हम सरसों के खेत में जाते हैं या सूरजमुखी के खेत में जाते हैं या कहीं ऐसे खेत में जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी पेड़ की पत्तियाँ, टहनियाँ, उसके जो जो भी कुछ होते हैं सब किसके होते हैं? हरे रंग के होते हैं। लेकिन हमारा रंग आकर्षित हरे रंग पर ना होकर किस पे आकर्षित होता है? पीले रंग पे। क्यों? अब देखिए, यहाँ है हरा और पीला, यहाँ पर क्या है? हरा और पीला। अब देखिए, हरा रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है? अधिक होता है। हरा रंग का जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। ठीक। और पीला रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? उससे भी अधिक होता है। हरा रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लेकिन पीले रंग का तरंग दैर्ध्य उससे भी अधिक होता है। तो पीला रंग हमारी आंखों तक शीघ्र पहुंच जाता है। पीला रंग हमारी आंखों तक शीघ्र पहुंच जाता है, और इसका प्रकीर्णन भी लगभग हरे और पीले का प्रकीर्णन भी दोस्तों क्या होता है? ज्यादा का अंतर नहीं होता। यानी लगभग जितना हरा रंग प्रकीर्णित होता है उतना ही पीला रंग भी प्रकीर्णित होता है। इसी कारण पीले रंग का जो प्रभाव है हमारी आंखों पर जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है और वह हमारी नजरों तक शीघ्र पहुंच जाता है। क्योंकि दोनों का प्रकीर्णन भी लगभग सेम होता है, इसलिए वह फैल भी ज्यादा जाता है। यानी पीले रंग की जो होती है प्रकीर्णन भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमारा ध्यान हरे रंग पर ना आकर्षित होकर किस पे आकर्षित होता है? पीले रंग पर आकर्षित होता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यदि आप सरसों के खेत में जाते हैं या सूरजमुखी के खेत में जाते हैं, तो आपको पौधों की पत्तियां, टहनियां ना आकर्षित करके पीले फूल क्यों आकर्षित कर लेते हैं? तो आप बता सकते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि पीले रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, वह हमारी आंखों तक क्या होता है? शीघ्र पहुंच जाता है। और हरे और पीले रंग का लगभग प्रकीर्णन जो होता है समान होता है, इसलिए इसका फैलाव भी लगभग सेम होता है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण वह हमारी आंखों पर शीघ्र पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारी नेत्र जो होती है वह पीले रंग को ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। धन्यवाद दोस्तों।